हेलो एवरीवन। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सर जी साहिब। आज हम क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। चैप्टर का नाम से तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग इस चैप्टर में दो कहानियां पढ़ेंगे। पहला कहानी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और इसके ऑथर है लियाम ओ फ्लैहर्टी। सेकंड कहानी का नाम है ब्लैक एरोप्लेन और इसके ऑथर है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो बिना किसी देरी के चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Since the earliest time, humans have dreamed of conquering the skies. Here are two stories about flying. पुराने जमाने से ये जो लोग हुआ करते थे, आसमान को कब्जा करने के बारे में सोचते थे, मतलब उड़ान भरने के बारे में सोचते थे। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे उड़ान भरने का दो कहानी जो कि फ्लाइंग को लेके। A young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? एक यंग सीगल था, एक छोटा सा सीगल था। सीगल एक तरह का बर्ड होता है जो कि समुंदर के किनारे रहता है। पहला स्टोरी में हम लोग ये जानेंगे कि एक यंग सीगल था और उसको उड़ने से डर लगता था। तो वो यंग सीगल अपने डर के ऊपर काबू कैसे किया। सेकंड, अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। सेकंड स्टोरी में हम लोग ये जानेंगे कि एक पायलट ना जब उड़ान भर रहा था तो वो तूफान में फंस गया था। तो वो घर पहुंचा तो क्या सेफ पहुंचा और उसको हेल्प किसने किया। तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। लेज का मतलब होता है अ नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ। तो इस चैप्टर में लेज का मतलब क्या, एक पहाड़ है, पहाड़ का जो एज। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। एक छोटा सा सीगल एक पहाड़ के लेज में, पहाड़ के किनारे में अकेला रह जाता है और उसके दो भाई और एक बहन ऑलरेडी उड़ जाते इसे छोड़ के एक दिन पहले। He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. He had been afraid to fly with them. ये यंग सीगल अपने भाइयों के साथ, अपने बहन के साथ उड़ने में डरता था, इसलिए ये डर के मारे उड़ नहीं पा रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. ऐसा नहीं था कि ये कोशिश नहीं कर रहा था। ये जो यंग सीगल है ना, ये कोशिश करता था। जो पहाड़ का चोटी है, पहाड़ का जो एज है, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा और कोशिश करेगा कि अपने पंख को फड़फड़ाएगा, लेकिन वो कर नहीं पाता था क्योंकि वापस से उसको डर जकड़ लेता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। तो दो रीजन था जिसकी वजह से ये डरता था। सबसे पहले ये पहाड़ के ऊपर से क्लिफ से देख लेता था कि नीचे जो है समंदर पूरा दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। और साथ साथ में ये जो पहाड़ है ना बहुत ज्यादा ऊंचा है, पहाड़ से अगर वो गिर गया कूदने के टाइम, जंप किया, उड़ नहीं पाया, बहुत ज्यादा नीचे खाई है, तो खाई का डर लगता था और इतना दूर तक समंदर फैला था उसका डर लगता था। He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इस यंग सीगल को ऐसा फील होता था कि ये जब उड़ने की कोशिश करेगा इसके विंग्स इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो बेचारा ये अपना मुंडी को बेंड करके पीछे चला जाता था एक होल में जो कि लेज में था और वहीं पे वो अपना रात बिताया करता था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. ये जो यंग सीगल है इसके दो भाई थे, एक बहन थे। इसके भाई बहन के जो विंग्स थे इससे भी छोटे थे, फिर भी वो हिल के कोने में अपना विंग्स फड़फड़ा के उड़ जाया करते थे, लेकिन ये उड़ नहीं पा रहा था बेचारा। क्यों नहीं उड़ पा रहा था? क्योंकि ये ना करेज इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। करेज इकट्ठा करेगा तभी ना छलांग लगाएगा, प्लंज यानी कि जंप। ये कोशिश कर रहा है, दौड़ना भी स्टार्ट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, करेज ही नहीं है, तो बेचारा फिर से निराश हो जा रहा और फेल हो जा रहा, उड़ नहीं पा रहा। और ऐसा नहीं थे कि इसको उड़ना नहीं था, ये बहुत ज्यादा डेस्परेट था, उड़ने के लिए उतावला था, लेकिन बेचारा अपना उम्मीद खो बैठ रहा था। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. इसके पापा मम्मी इसको श्रीली आवाज दिया करते थे, यानी कि हाई पिच और पियर्सिंग वॉइस, बहुत ही तेज वॉइस में इसके पापा मम्मी इसको आवाज दिया करते थे। और अपब्रेड भी किया करते थे, इसके पापा मम्मी इसको डांटा भी करते थे और कभी कभी धमकी भी देते थे कि अगर ये नहीं उड़ पाएगा तो उसी लेज पे इसको भूखा रहने छोड़ देंगे और लास्ट में इसका डेथ हो जाएगा। तो एक तरह से पेरेंट्स उसको फोर्सफुली पुश कर रहे हैं ताकि ये उड़ सके। दैट वाज 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters.
perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. इस बात को हुए 24 आवर्स हो गए थे, मतलब 24 आवर्स पहले, एक दिन पहले ये सब चीजें हुआ था। उसके पापा मम्मी इसको आवाज दे रहे थे, इसको धमकी दे रहे थे, डांट रहे थे। उसके बाद से इसके पास कोई भी नहीं आया। नेक्स्ट दिन ये सब होने के बाद यंग सीगल के सामने कोई भी नहीं आया। और एक दिन पहले ये यंग सीगल अपने पेरेंट्स को देखा, अपने भाइयों को देखा, अपने बहन को देखा कि किस तरह से ये इतना अच्छा उड़ान भर पा रहे। और इस यंग सीगल के पेरेंट्स इसके जो भाई बहन उड़ गए थे उनको अच्छे से स्किम करना सिखा रहे हैं। स्किम यानी कि टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस। यहाँ पर स्किम का मतलब है समुंदर के जस्ट ऊपर उड़ान भरना। ये सब चीजें यंग सीगल क्लिफ के ऊपर से देख रहा था और ये भी देख रहा था कि कैसे मछलियों को डाइव मार के पकड़ते हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour। और ये यंग सीगल क्लिफ के ऊपर से बैठा ये भी देखा कि उसका जो भाई है जो उड़ गया था वो अपना सबसे पहला हेरिंग पकड़ा। हेरिंग यानी कि अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, एक मछली पकड़ा और उसको डेवोर कर लिया। डेवोर यानी कि खा लिया। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। तो इसका भाई अपना सबसे पहला फिश पकड़ा और उसको खा लिया। तभी इसके पेरेंट्स ना, जो कि सभी पत्थर के ऊपर खड़े थे, इसको चारों तरफ से घेर लिया और प्राउड कैकल कर रहे। कैकल मतलब लाउड वॉइस निकाल रहे हैं, मतलब एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अरे वाह, अरे वाह। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau, midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। अब क्लिफ के आगे में एक प्लेट्यू था, एक उठा हुआ सरफेस। क्लिफ था, क्लिफ में ये यंग सीगल था और इसके आगे एक प्लेट्यू था नीचे में, ठीक है। तो क्लिफ से ये देख रहा है कि उसके पेरेंट्स किस तरह से उस प्लेट्यू में आना जाना कर रहे हैं और इसको टॉन्ट मार रहे हैं। यंग सीगल को टॉन्ट मार रहे हैं। टॉन्ट क्यों मार रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर करेज ही नहीं है, ये उड़ नहीं पा रहा है। द सन वॉज नाउ ascending the sky, blazing on his ledge that faced to the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। सन जो है ना निकल रहा है और ये जो यंग सीगल था जो लेज पे था ना, वहां पर सन का जो ब्राइटनेस है बहुत तेजी से पड़ रहा है और इसको बहुत ज्यादा गर्मी फील हो रहा है। गर्मी इसलिए फील हो रहा है क्योंकि ये पिछले रात से कुछ खाया नहीं था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other। अब ये यंग सीगल क्या किया, लेज के ब्रिंक में, ब्रिंक यानी कि एज, यहाँ पे लेज लिख दिया मैंने, सॉरी। ब्रिंक के एज पे, लेज के ब्रिंक पे यानी कि जो लेज है उसके एज पे खड़ा हो गया एक पैर से और दूसरा जो पैर है ना अपने विंग के अंदर छुपा लिया और वो एक आंख बंद करता है फिर दूसरा आंख बंद करता है एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep। और ये ऐसा नाटक कर रहा है, ऐसा दिखावा कर रहा है कि ये हिल के कोने पे खड़ा होके गिरने वाला ऐसा दिखावा करता है। इसको लगता है कि हाँ ऐसा दिखावा करने से उसके पेरेंट्स आ जाए, इसको बचा ले, खाना दे दे, इटीसी इटीसी। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। तो इतना ज्यादा ड्रामा करने के बाद भी इसको कोई देखा भी नहीं, कोई इसको ध्यान ही नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks। तो ये क्लिप से देखता है कि उसके जो भाई बहन है, इसके ऑपोजिट साइड में जो प्लेट्यू था, उसके भाई बहन उस प्लेट्यू में अपने मुंडी को ऐसे नेक पे संक कर लिए और रेस्ट कर रहे हैं। हिज फादर वाज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। और इसके जो पापा है उसके फीदर्स को प्रीन कर रहे थे। प्रीनिंग यानी कि मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, मतलब अपने पंख को मेंटेन कर रहे थे। अरे मेरा सुंदर पंख बिगड़ ना जाए इसलिए ऐसा कर रहे थे वो। बस सीगल की जो मम्मी है वही इसको देखी, नोटिस की। She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward। तो इसकी मम्मी, जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू में एक हम्प जैसा निकला था, एक ऊंचा जगह था, उसकी मम्मी उसके ऊपर थी और इसकी मम्मी का जो व्हाइट ब्रेस्ट है यानी कि जो सीना है एकदम ऐसे सीना तान के खड़ी थी। नाउ एंड अगेन शी टोर at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock। इसकी मम्मी क्या की, एक मछली का टुकड़ा तोड़ती है जो कि उसके पैरों में था and then scraped each side of her beak on the rock। फिर उसकी मम्मी अपना जो बीक था ना उसको पत्थर पे स्क्रैप की यानी कि घिसी, एक तरह से तेज कर रही थी। द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। अब ये जो यंग सीगल का ये दृश्य देख के ना थोड़ा सा पागल टाइप का इसको फील हुआ, क्योंकि क्योंकि काफी टाइम हो गया ये कुछ खाया नहीं है। अब देख रहा है कि इसके पापा मम्मी भाई बहन सब मजे कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन इसको ना कोई खाना दे रहा ना इसके सामने कोई आ रहा है। ऊपर से इसके भाई बहन और इसके फैमिली इसको टॉन्ट कर रहा है। तो जब वो सीन देखा ना कि उसकी मम्मी अपने पैरों में खाना ली है, अपने चोंच को घिस रही है रॉक पे, थोड़ा सा इसको मैडेंड फील हुआ।
ये भी सोचने लगा कि इसके सामने भी काश खाना होता, ये खाना को उस तरह से तोड़ता, अपने बीक को घिसता, ताकि उसके बीक वेट हो सके यानी कि शार्प हो सके। इस तरह से वो सोच रहा है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पे भी एक पिक्चर था। ये बेचारा अकेले रह गया और इसके सभी पेरेंट्स और भाई-बहन उड़ रहे हैं। गा, 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 he cried, begging her to bring him some food. Gao kol ah. She screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. ये जो यंग सीगल था ना, गा 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 एक तरह से क्राई करता है, उसकी मम्मी से बेग कर रहा है। ये जो यंग सीगल अपनी मम्मी से बेग कर रहा है कि प्लीज मम्मी कुछ खाना ला दो मेरे लिए। तो इसकी मम्मी गाओ कोल आह स्क्रीम करती है डेरिसिवली यानी कि इन अ मैनर शोइंग समवन दैट श्योर ही इज स्टूपिड। तो इसकी मम्मी इस तरह से आवाज देती है ना, ऐसा बोल रही होती है कि उसका जो बेटा यंग सीगल वो एक स्टूपिड इंसान है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। तो इसकी मम्मी उसको आवाज देती गाओ कोल आ, थोड़ा सा अजीब तरीके से, मतलब उसको एक तरह से स्टूपिड बोल रही होती है, लेकिन फिर भी ये प्लेंटिवली यानी कि एक सैड और सोरो तरीके से चिल्लाता रहा। फिर अचानक क्या होता है, ये जो यंग सीगल है ना खुशी से चिल्लाने लगता है। अब ऐसा क्या हो गया कि ये जो यंग सीगल है खुशी से चिल्ला रहा है? वो ये देखता है ना कि इसकी जो मम्मी है ना, एक मछली का पीस उठा ली है और इसके तरफ उड़े आ रही है। तो अब उसको लग रहा है कि इसकी मम्मी मछली का पीस उठा के इसके तरफ आ रही है यानी कि मछली इसको देगी। ही लीन्ड आउट, पिक्चर में देख सकते हैं। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. तो ये जो यंग सीगल एज पे खड़ा था ना, अब देखा कि उसकी मम्मी इसके तरफ खाना लेके आ रही है, तो वो एज के तरफ अपने पैरों को रॉक पे पुश किया और थोड़ा सा और आगे आ गया। क्यों आगे आया? क्योंकि इसकी मम्मी जब इसके तरफ उड़ के आएगी, वो मछली लेके आएगी, तो वो थोड़ा सा और क्लोज जा सके। But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो यंग सीगल है एज पे बैठा है, अपने पैरों को टैप करके थोड़ा सा आगे लीन हो गया है और इसकी मम्मी इसके तरफ फिश लेके आ रही है। अब देख सकते हैं इसकी मम्मी जब इसके तरफ फिश लेके आ रही थी तो ये थोड़ी देर ना रुक गई, मतलब हवा में ही एक जगह रुक गई मोशनलेस, इसके पास नहीं गई। तो देख सकते हैं इस यंग सीगल और इसके मम्मी के बीच में थोड़ा सा ही डिस्टेंस है। अब इसको ये सीन देख के ना और भी ज्यादा इसका हालत खराब हो गया, और भी ज्यादा इसको मैड फील होने लगा कि ये सोचने लगे कि आखिर इसकी मम्मी इसको खाना दे क्यों नहीं रही है। ये भूख के हालत से इतना ज्यादा मैड हो गया था कि बिना कुछ सोचे समझे आगे डाइव कर दिया उसकी मम्मी के चोंच में जो फिश है उसको लेने के लिए। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. जैसे ही यंग सीगल डाइव किया, तो वो बाहर के तरफ और डाउन के तरफ स्पेस में गिरने लगता है। तो ये जब गिरता है ना, इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टरस टेरर इसको पकड़ लेता है, इसको जकड़ लेता है, मतलब इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डर आ जाता है अचानक से, और इसका हार्ट थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। He could hear nothing, but it only lasted a minute. और इस यंग सीगल को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन ये सब जो चीजें हुआ, यानी कि उसके अंदर एक डर आ जाना, उसका दिल धड़कना बंद कर देना थोड़ी देर के लिए, और कुछ ना सुनाई देना, ये सब कुछ ही देर के लिए हुआ। The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. कुछ ही पल के बाद ना इसको ऐसा फील हुआ ना कि इसके विंग्स खुल गए हैं आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ इसके विंग्स खुल गए हैं, और जो विंड है ना एक तरह से इसके ब्रेस्ट में, फीदर्स में, स्टोमक में टकरा रहा है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। ही वाज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब उसको फील हो रहा है कि उसके विंग्स के जो टिप्स है, जो कोने हैं, वो हवा को काट रहे हैं, और ये सीगल अब सर के बल नहीं गिरा था। जब वो डाइव मारा ना ऐसे सर के बल गिर रहा था, लेकिन अब ऐसे फ्लैट हो गया और इसके पंख खुल गए हैं। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। अब वो सोर कर रहा है, एक तरह से ग्लाइड कर रहा है हवा में, डाउनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, नीचे के साइड और बाहर के साइड। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स। अब इसको डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बस इसको थोड़ा सा डिजी फील हो रहा है। डिजी यानी कि
an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. मतलब इसको सर चक्कर देने लगा। फिर वो अपने पंख को फ्लैप करता है और सोर करता अपवर्ड्स, ऊपर उठने की कोशिश करता है, ग्लाइड करने की कोशिश करता है। गा 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 गा, कितने बार गागा बोल दिया। गाओ कोल आ, हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस। अब ये जो यंग सीगल की मम्मी थी, इसकी मम्मी कुछ आवाज करके आगे उड़ के निकल जाती है, और इसकी मम्मी का जो पंख है उससे भी ज्यादा नॉइस कर रहा है, क्योंकि इसकी मम्मी का जो पंख है बड़ा होगा, अब उसकी मम्मी उड़ेगी तो थोड़ा सा ज्यादा नॉइज होगा। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। ये यंग सीगल अपनी मम्मी को आवाज देके बुलाता है, फिर इसके पापा आवाज देके इसके तरफ उड़ जाता है। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. अब ये जो यंग सीगल है अपने भाई को, अपने बहन को देखता है जो कि इसके आसपास करवेट कर रहे हैं और बैंक कर रहे हैं। करवेट यानी कि लिपिंग लाइक ए हॉर्स, हवा में घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं। बैंकिंग यानी कि फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर, और ऐसे टेढ़ा होके उड़ रहे हैं। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और डाइव कर रहे हैं, सोर कर रहे हैं, यानी कि और भी ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. अब ये ना अचानक से भूल जाता है कि ये कभी उड़ नहीं पाता था, और खुद के ऊपर एक तरह से प्राउड फील करता है कि अच्छा ये मस्त डाइव मार रहा है, सोर कर रहा है, कर्व कर रहा है, shrieking shrilly, और बहुत ही तेज हाई पिच्ड वॉइस में चिल्ला रहा है। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अब ये उड़ के समुंदर के सामने पहुंच जाता है और समुंदर के ऊपर उड़ रहा होता है। तो समुंदर के ऊपर से ये देखता है ना कि उसके नीचे एक बहुत बड़ा सी है जो कि ग्रीन कलर का दिख रहा है, और उसमें बहुत कम रीजेस है, बहुत कम वेव्स है। तो इसके ऊपर ये उड़ रहा होता है, और जैसे ये यंग सीगल अपना बीक को ऐसे साइड में मूव करता है तो वो अम्यूज हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, और फिर चिल्लाता है। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. तो इसके जो भाई है, इसके जो बहन है, इसके जो पेरेंट्स है, आगे में जो ग्रीन फ्लोरिंग है, मतलब जो सी है, जो ग्रीन दिख रहा था, वहां पर इसके पेरेंट्स और इसके भाई बहन उतर जाते हैं, और इसको ये लोग बीकॉन कर रहे होते हैं। बीकॉन यानी कि सिग्नल दे रहे होते हैं कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. तो ये भी कोशिश करता है कि वो जो ग्रीन फ्लोरिंग है समंदर का, सी का, उसके ऊपर लैंड करे। तो जैसे ही वो लैंड करने जाता है ना, इसके जो पैर है डूब जाता है, और वो फिर डर से चिल्लाने लगता है, और फिर कोशिश करता है कि वापस से अपने विंग्स को फड़फड़ा के ऊपर उठ सके। But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. ये कोशिश किया उड़ने का, लेकिन ये बेचारा इतना ज्यादा थक गया था, और ऑलरेडी ये भूखा है, ये उठ नहीं पा रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रेंज एक्सरसाइज था, मतलब सबसे पहली बार ये उड़ान भरा था, इसलिए बहुत जल्दी थक जाएगा। His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. अब ये जो यंग सीगल ग्रीन फ्लोरिंग में, यानी कि समुंदर के ऊपर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तो इसके पैर डूबने लगे और ये डर गया था। तो इसके पैर अचानक ना डूबना बंद हो गए, और इसको फील हुआ कि इसका जो बेली है टच कर रहा है समंदर में, और ये डूबना बंद कर दिया। अब ये जो यंग सीगल है वो फ्लोट करने लगा। पैर इसके डूब गए हैं, बट इसका जो बेली है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, जिसकी वजह से ये भी पूरा फ्लोट कर रहा है। और इसके चारों तरफ इसके फैमिली स्क्रीम कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इसको प्रेज कर रहे हैं, और इनके जो बीक है वो मछलियों से भरे हैं, यानी कि इसके जो पेरेंट्स है, इसके जो भाई बहन है, उसको ऑफर कर रहे हैं कि तुम मछली खा लो भर भर के। और इसी तरह से ये जो यंग सीगल अपना पहला उड़ान भरा। आई होप आपको ये स्टोरी वन अच्छे तरीके से समझ में आई हो। हार्ड वर्ड्स के मीनिंग मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, प्लीज आप ये अपने बुक में नोट डाउन कर ले, ताकि जब दोबारा आप ये चैप्टर पढ़े तो आपको समझने में आसानी हो। अब कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आप लोगों को इस चैप्टर से क्या सीखने को मिला, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। हेलो एवरीवन, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का सेकंड स्टोरी, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। इस चैप्टर में ना एक पायलट है जो कि आसमान में उड़ान भर रहा था। ये जो पायलट है आसमान में, ये बता रहा है कि ईस्ट के साइड से मून निकला है जो कि इसके पीछे है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन इसके पीछे है।
और इसके ऊपर जो है आसमान में स्टार शाइन कर रहे हैं। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। पायलट ये बता रहा है कि आसमान में एक भी बादल नहीं है और ये बहुत खुश है आसमान में अकेले उड़ान भर रहा है एक स्लीपिंग कंट्री साइड में। यानी कि ये कंट्री के साइड, कंट्री के जो साइड वाले एरियाज है, बॉर्डर वाले एरियाज में उड़ान भर रहा है और ये बहुत ज्यादा खुश है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। ये पायलट अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा होता है और फ्रांस के ऊपर से उड़ के ये जा रहा है इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विथ माई फैमिली। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। ये इंग्लैंड इसलिए जा रहा होता है क्योंकि इसको छुट्टी मिला था और वो अपना हॉलीडे अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता है और तभी अपने वॉच पे देखता है तो सुबह के 1:30 हो रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England over. तभी ये सोचता है कि उसे कंट्रोल रूम में कॉल कर देना चाहिए जो कि पेरिस में है। तो ये जैसे ही प्लेन के आगे जो नोज है उसके आगे देखता है, वो देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सिटी है और सिटी के जो लाइट्स है उसको दिख रहा है अच्छे तरीके से। तो ये तभी अपना रेडियो को ऑन करता है और बोलता है, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS088 हियर। पेरिस कंट्रोल को कॉल करके बोलता है कि डकोटा DS088 यहाँ पे है, मतलब इस साइड में मैं बात कर रहा हूँ। एक तरह से बोला जाता है कॉल में, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं वापस इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। इतना बोल के ओवर कर देता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS088, I can hear you. You out to turn 12 degrees west now. DS088 over. तभी रेडियो से आवाज आता है, DS088, हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। तुम अपना प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ लो। DS088 ओवर। और रेडियो बंद। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. तो ये अपना मैप चेक करता है, कंपास चेक करता है और इसके प्लेन में दो फ्यूल टैंक थे। एक फ्यूल टैंक खत्म हो गया था, दूसरा फ्यूल टैंक में तेल था, तो उसमें वो स्विच कर देता है और अपना प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट मोड़ देता है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन इजी फ्लाइट। ये सोच रहा होता है कि ये ब्रेकफास्ट के टाइम अपने घर पहुंच जाएगा और एक बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेगा। सभी चीजें अच्छी से चल रही थी और इसका जो फ्लाइट था बहुत ही आसान था। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. पेरिस करीब 150 किलोमीटर इसके पीछे छूट गया था, यानी कि पेरिस से ये 150 किलोमीटर आगे आ गया था। तभी ना अचानक आसमान में काले बादल देखने को मिलते हैं इसको। काले बादल मतलब क्या? तूफान के क्लाउड्स। और वो बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। बादल को देख के ऐसा लग रहा था ना काले काले पहाड़ है जो कि इसके सामने आसमान में खड़े हो गए। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. इसको पता था कि ये ऊपर से नहीं जा सकता, क्लाउड्स के ऊपर से उड़ के नहीं जा सकता और इसके सामने इतना फ्यूल भी नहीं है कि तूफान के लेफ्ट या राइट साइड होके जा सके। I out to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. पेरिस चले जाए, ये सोचता है कि वापस पेरिस चले जाए, लेकिन इसको घर जाना था क्योंकि उसको बिग ब्रेकफास्ट करना था, एक बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था। I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. ये सोचा ना कि मैं रिस्क लूंगा और सीधा प्लेन को तूफान के अंदर से ले जाऊंगा। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see everything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I could not believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. अब ये जो पायलट प्लेन को जब क्लाउड्स के अंदर ले जाता है तो सभी चीजें ब्लैक हो जाता है और कुछ भी प्लेन के बाहर नहीं दिख रहा होता है। अब देख सकते हैं ये जो प्लेन तूफान के अंदर चला गया ना, सभी चीजें इसको ब्लैक दिख रहा है। अब तूफान के अंदर ये प्लेन जा रहा है, तूफान की वजह से झटका मिल रहा है, कभी प्लेन जंप कर रहा है, कभी ट्विस्ट कर रहा है हवा में। तभी वो कंपास को देखता है और उसको बिलीव नहीं होता कि जो कंपास है ना बस गोल 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 इधर उधर घूम रहा है, यानी कि कंपास खराब हो चुका है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है। और तभी जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स थे ना वो भी डेड हो गए। अब ये सोचता है कि रेडियो ट्राई करके देख लो। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर, द रेडियो वाज डेड टू। ये रेडियो अब ट्राई करता है, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? लेकिन रेडियो से कोई आवाज नहीं आती क्योंकि रेडियो भी डेड हो चुका था।
I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. अब इसके सामने रेडियो भी नहीं है, कंपास भी नहीं है. कंपास है यानी कि कंपास और रेडियो तो है यानी कि खराब हो गया. अब इसका रेडियो और कंपास खराब हो चुका है और ये कहाँ पर है देख भी नहीं सकता क्योंकि सभी चीज तूफान के अंदर, बादल के अंदर ब्लैक हो गया है और वो तूफान में खो जाता है. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. तभी क्या होता है, काले बादलों में इसको और एक प्लेन देखने को मिलता है और इस प्लेन के जो विंग्स थे वहां पर लाइट्स ही नहीं थे और ये प्लेन इसके बाजू में ही उड़ रहा था और उस प्लेन का जो पायलट है ना, इसके तरफ ऐसे मुंडी करता है और ये बहुत ज्यादा खुश होता है. वो पायलट, डकोटा प्लेन का पायलट खुश होता है, अरे चलो तूफान में कोई तो है साथ में. फिर ये पायलट अपना हाथ उठाता है और वेव करता है. फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी. तो जो दूसरा प्लेन वाला बंदा था वो उसको इशारे में बोलता है फॉलो मी, मेरे को फॉलो करो. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी. तो डकोटा प्लेन वाले पायलट को ऐसा लगता है ना, वो ऐसा सोचता है कि सामने वाले पायलट को पता चल गया है मैं खो गया हूं इसलिए वो मेरा हेल्प करना चाहता है. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. अब दूसरा प्लेन वाला बंदा क्या करता है, अपने प्लेन को धीरे से नॉर्थ की तरफ मोड़ देता है. ऐसा करके वो डकोटा प्लेन के स्ट्रेट में आ जाता है, सीधा में आ जाता है. वो दूसरा प्लेन वाला बंदा अपना प्लेन को नॉर्थ साइड इसलिए मोड़ा ताकि पीछे जो डकोटा प्लेन वाला बंदा है उसको फॉलो करने में आसानी हो. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. अब ये जो डकोटा प्लेन का पायलट है जो खो गया था तूफान में, वो बहुत ज्यादा खुश होता है और और वो जो दूसरे एरोप्लेन है उसका पायलट को खुशी खुशी फॉलो करता है एक ओबीडियंट बच्चा की तरह. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. आधा घंटा बीत चुका है लेकिन फिर भी जो ब्लैक एरोप्लेन है ना और ये डकोटा प्लेन तूफान में फंसे हुए. डकोटा प्लेन पीछे है, ब्लैक एरोप्लेन आगे है. नाउ देयर वाज ओनली enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed throughout the storm. ओल्ड डकोटा वाला पायलट देखता अपना फ्यूल टैंक में बहुत ही कम फ्यूल बच गया है जिसकी वजह से वो 5 या 10 मिनट ही अपना प्लेन को उड़ा पाएगा. तूफान के अंदर ये फंस चुका है. अब फ्यूल टैंक देख रहा है तो बहुत ही कम फ्यूल बचा है जिसकी वजह से इसको एक तरह से डर होने लगा. तभी जो ब्लैक एरोप्लेन होता है वो अचानक से नीचे जाता है. डकोटा प्लेन वाला पायलट भी उसको फॉलो करता है. Suddenly, I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. तो प्लेन को जब ये नीचे लेके जाता है ना, अचानक से वो तूफान से बाहर निकल जाता है और इसके सामने दो लंबे स्ट्रेट लाइंस दिखते हैं. स्ट्रेट लाइन से मतलब वो रनवे है यानी कि एक एयरपोर्ट है, वहीं पर प्लेन सेफली लैंड कर सकते हैं. तभी वो देखता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया, लेकिन उसको ब्लैक एरोप्लेन कहीं पे भी नहीं दिखा. आसमान पूरे तरीके से खाली था, कहीं पर भी ब्लैक एरोप्लेन का नामो निशान नहीं था. आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. वो लैंड करता है प्लेन और वो ओल्ड डकोटा प्लेन को छोड़ के तुरंत चला जाता कंट्रोल टावर. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज. आई वांटेड टू से थैंक यू. अब ये जो बंदा है डकोटा प्लेन वाला अपना प्लेन को छोड़ के तुरंत कंट्रोल टावर की तरफ चला जाता है. वहां पे जाता है और पूछता है एक औरत से, कंट्रोल सेंटर में एक औरत थी उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है और वो दूसरा पायलट कौन था यानी कि ब्लैक एरोप्लेन वाला पायलट कौन था. मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ. डकोटा प्लेन वाला पायलट कंट्रोल सेंटर में जो औरत थी उसको बोल रहा है. She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane? Up there in the storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. डकोटा प्लेन का पायलट जब औरत से पूछता कंट्रोल सेंटर में कि दूसरा एरोप्लेन किसका था, तो वो जो कंट्रोल सेंटर में औरत थी ना, बहुत स्ट्रेंजली उसको दिखती है और फिर हंसती है, हा हा हा. दूसरा एरोप्लेन? नहीं, तूफान में कोई भी तो दूसरा एरोप्लेन नहीं था और ऐसे भी आज की रात कोई भी दूसरा प्लेन उड़ान नहीं भरा. तुम्हारा ही प्लेन मुझे बस रडार में दिखा. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक्स? हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? तो वो पूछ रहा होता है कि आखिर उसको हेल्प किसने किया, बिना कंपास बिना रेडियो का, और तेल भी नहीं बचा था इसके टैंक पे, फिर भी इसको किसी ने हेल्प किया, इसको सेफली लैंड करवाया. आखिर वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था जो कि तूफान में बिना लाइट्स के सफर कर रहा था. तो ये था हमारा चैप्टर. आई होप आपको स्टोरी नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आया हो. इस कहानी के लिए भी आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है.
यही था हमारा टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।